हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और वो है रियलिज्म। इसको पॉलिटिकल रियलिज्म या पॉलिटिक रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। अब ये रियलिज्म आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं: पावर, नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट सर्वाइवल। मोरालिटी नहीं, एथिक्स नहीं, कोऑपरेशन नहीं, सिर्फ पावर, सिर्फ अपना फायदा और सिर्फ अपना सर्वाइवल। एक सिंपल एग्जांपल लो। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। क्या रशिया ने मोरालिटी देखी? क्या रशिया ने एथिक्स देखी? नहीं। रशिया ने सिर्फ अपनी पावर देखी, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा और अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए अटैक कर दिया। ये तीनों चीजें एक साथ दिखीं: पावर, नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट सर्वाइवल। ये है रियलिज्म रियल वर्ल्ड में। आज हम रियलिज्म को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। इसका मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, असम्पशंस, फीचर्स, टाइप्स और क्रिटिसिज्म, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं आईआर थ्योरीज होती क्या हैं और रियलिज्म उनमें कहाँ फिट होती है। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे देश हैं और ये सब देश एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कभी कोऑपरेशन करते हैं, कभी वॉर करते हैं, कभी ट्रीटीज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये देश ऐसा करते क्यों हैं? इनके बिहेवियर के पीछे क्या लॉजिक है? तो आईआर थ्योरीज इसी सवाल का जवाब देती हैं। ये एक्सप्लेन करती हैं कि स्टेट्स इंटरनेशनल सिस्टम में जो बिहेव करती हैं वो क्यों करती हैं। अब रियलिज्म इन्हीं थ्योरीज में से एक है, और सिर्फ एक नहीं, ये सबसे पुरानी और सबसे डोमिनेंट थ्योरी है आईआर स्कॉलरशिप में। मतलब डेकेड्स से स्कॉलर्स रियलिज्म को ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने का सबसे रिलायबल टूल मानते आए हैं। अब ये सीरियसली कब आई? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। हम जानते हैं कि आइडियलिज्म ने ट्राई किया था, लीग ऑफ नेशंस बनाया, मॉरल फॉरेन पॉलिसी की बात की, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। और तब स्कॉलर्स ने कहा कि यार आइडियलिज्म काम नहीं करती, दुनिया अलग तरीके से चलती है। और तब रियलिज्म एक सीरियस एकेडमिक थ्योरी के रूप में इमर्ज हुई। अब स्कॉलर डंकन बेल ने रियलिज्म को बहुत क्लियरली डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट की रोल, नेशनल इंटरेस्ट और मिलिट्री पावर पे एम्फेसिस देती है। ये तीन चीजें, स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट, मिलिट्री पावर, रियलिज्म का कोर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, रियलिज्म कोई रिजिड थ्योरी नहीं है, ये एक ब्रॉड फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन है। मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग स्कॉलर्स हैं, लेकिन सबका एक कॉमन अजम्पशन है: पावर मैटर्स, नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स और स्टेट सर्वाइवल मैटर्स। समझ आया? ओके, दैट्स गुड। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं रियलिज्म का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला सवाल, रियलिज्म है क्या? सिंपल वर्ड्स में, रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक पावर स्ट्रगल के रूप में देखती है। मतलब दुनिया में जो भी हो रहा है, वॉर्स, ट्रीटीज, अलायंसेस, ये सब बेसिकली एक स्ट्रगल है सोवरेन स्टेट्स के बीच, और ये स्ट्रगल है पावर के लिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आया, सोवरेन स्टेट्स। सॉवरेन स्टेट का मतलब है एक ऐसा देश जो अपने आप पे खुद रूल करता है, कोई बाहरी अथॉरिटी उसे कंट्रोल नहीं करती। अब रियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स हैं। मतलब एनजीओज नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, सिर्फ स्टेट्स। स्टेट्स ही डिसाइड करती हैं वॉर करना है या पीस। स्टेट्स ही डिसाइड करती हैं किसके साथ अलायंस बनाना है। पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट्स के अराउंड घूमती है, और ये स्टेट्स ऑपरेट करती हैं एक अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में। अनार्की का मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो सारी कंट्रीज को कंट्रोल करे। तो हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी खुद देखती है, अपनी पावर खुद बढ़ाती है। और इसी अनार्की की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, पावर ही एक ऐसी चीज है जिस पे स्टेट्स रिलाई कर सकती हैं। तो हर स्टेट हमेशा कोशिश करती है कि वो दूसरी स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। अब हंस मॉगेनथाउ, रियलिज्म के फादर, ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा पावर के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए। मतलब अपने देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो पावर बढ़ाओ, सिंपल। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, रियलिज्म को रियल पॉलिटिक, पावर पॉलिटिक्स और स्टेट सेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं। अब तीन की टर्म्स याद करो: अनार्की, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं; नेशनल इंटरेस्ट, वो गोल्स जो एक स्टेट प्रोटेक्ट या अचीव करना चाहती है; और बैलेंस ऑफ पावर, जब कोई एक स्टेट बहुत पावरफुल हो जाए तो बाकी स्टेट्स मिलके बैलेंस मेंटेन करती हैं ताकि कोई एक अकेला डोमिनेट ना करे। अब तीन की टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं:
एनार्की, नेशनल इंटरेस्ट और बैलेंस ऑफ पावर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना। अब हम देखेंगे रियलिज्म को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ये थ्योरी आई कहाँ से, कब आई, क्यों आई। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रियलिज्म कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके रूट्स जाते हैं 5th सेंचुरी BCE तक, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले भी लोग रियलिज्म के बारे में सोच रहे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम थ्यूसिडिडीज, ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर का अकाउंट लिखा और उन्होंने एक बहुत फेमस बात कही, द स्ट्रॉन्ग डू वॉट दे कैन, द वीक सफर वॉट दे मस्ट। मतलब जो पावरफुल है वो अपनी मर्जी करेगा और जो वीक है वो सिर्फ सफर करेगा। ये रियलिज्म का सबसे पुराना एक्सप्रेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम कौटिल्य, ये इंडियन थिंकर थे 4th सेंचुरी BCE में। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। इसमें उन्होंने मंडला थ्योरी दी। इसका मतलब एक राजा को हमेशा अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और अपने स्टेट का सर्वाइवल इंश्योर करना चाहिए। ये बिल्कुल रियलिज्म का ही आइडिया है। तीसरा मैकियावेली, इन्होंने 1532 में द प्रिंस लिखी। मैकियावेली ने कहा कि वॉर एक परमानेंट फीचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और पॉलिटिकल मोरालिटी अलग होती है पर्सनल मोरालिटी से। मतलब एक रूलर के लिए जो पर्सनली गलत हो सकता है वो पॉलिटिकली जरूरी हो सकता है। चौथा, थॉमस हॉब्स, इन्होंने 1651 में लेवाइथन लिखी। हॉब्स ने कहा कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो लाइफ होगी सॉलिटरी, पुअर, नैस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। मतलब बिना गवर्नमेंट के दुनिया में सिर्फ केओस होगा। ये डायरेक्टली रियलिज्म के एनार्की कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। अब मॉडर्न रियलिज्म कब आई? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। आइडियलिज्म ने ट्राई किया था, लीग ऑफ नेशंस बनाया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिर भी हो गया, लीग फेल हो गई और तब स्कॉलर्स ने सीरियसली रियलिज्म डेवलप करना शुरू किया। और यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। पहला, E.H. कार, इन्होंने 1939 में द 20 ईयर्स क्राइसिस लिखी। इसमें उन्होंने डायरेक्टली आइडियलिज्म को चैलेंज किया और रियलिस्ट क्रिटिक लॉन्च की। और दूसरा, हैंस मॉर्गनथाउ, इन्होंने 1948 में पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखी। ये बुक क्लासिकल रियलिज्म का फाउंडेशन बन गई। मॉर्गनथाउ ने सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिक्स पावर के अराउंड रोटेट करती है। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करो। थ्यूसिडिडीज, कौटिल्य, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स ने एंशिएंट रूट्स दिए और E.H. कार और मॉर्गनथाउ ने मॉडर्न रियलिज्म एस्टैब्लिश की। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे रियलिज्म के कोर अजम्पशंस। इसको हम कहते हैं द 4 पिलर्स ऑफ रियलिज्म। मतलब ये 4 आइडियाज हैं जो पूरी रियलिज्म थियरी को सपोर्ट करते हैं। अगर ये 4 समझ आ गए तो रियलिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो पहला पिलर, स्टेट सेंट्रिज्म। रियलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर स्टेट है। NGOs नहीं, MNCs नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं, सिर्फ स्टेट। और ये आइडिया कहाँ से आया? 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ। इसमें फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया कि स्टेट एक सॉवरेन एंटिटी है और तब से स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर बन गई। नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं एंड दे आर सेकेंडरी, नॉट प्राइमरी, इसलिए उनकी पावर लिमिटेड होती है। रियल डिसीजंस स्टेट्स लेती हैं। दूसरा पिलर, स्टेट्स आर यूनिटरी एंड रैशनल एक्टर्स। यूनिटरी का मतलब स्टेट एक वॉइस में बोलती है। जब इंडिया कोई फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेता है तो वो इंडिया की एक यूनिफाइड पोजीशन होती है। और रैशनल का मतलब स्टेट हमेशा कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करती है। जो डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा वो डिसीजन लेगी, इमोशनली नहीं, रैशनली। तीसरा पिलर, इंटरनेशनल एनार्की। दुनिया में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट्स को कंट्रोल करे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, एनार्की का मतलब केओस नहीं होता। एनार्की का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है ऊपर, और इसी वजह से एक सेल्फ हेल्प सिस्टम क्रिएट होता है। मतलब हर स्टेट को अपना सर्वाइवल खुद इंश्योर करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। चौथा और लास्ट पिलर, स्ट्रगल फॉर पावर और सिक्योरिटी डायलेमा। क्योंकि एनार्की है और सेल्फ हेल्प सिस्टम है तो हर स्टेट अपनी मिलिट्री बढ़ाती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब एक स्टेट अपनी मिलिट्री बढ़ाती है तो दूसरी स्टेट को लगता है ये मुझे थ्रेटन कर रहा है, तो वो भी अपनी मिलिट्री बढ़ाती है और ये साइकिल चलती रहती है। इसको कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा और इससे आर्म्स रेस होती है। और इसी वजह से वॉर कोई इनएविटेबल चीज नहीं है हर मोमेंट में, लेकिन ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो फ्रेंड्स, 4 पिलर्स याद करो, स्टेट सेंट्रिज्म, रैशनल एक्टर, इंटरनेशनल एनार्की और सिक्योरिटी डायलेमा। ये 4 मिलके रियलिज्म का कंप्लीट फाउंडेशन बनाते हैं।
और अब हम देखेंगे रियलिज्म के टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि रियलिज्म एक रिजिड थ्योरी नहीं है। इसके अंदर अलग-अलग स्कूल्स हैं, अलग-अलग थिंकर्स हैं, तो ध्यान से समझो। पहला टाइप क्लासिकल रियलिज्म और इसका की थिंकर है हंस मॉर्गनथॉ। मॉर्गनथॉ ने अपनी फेमस बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 में क्लासिकल रियलिज्म सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन की। मॉर्गनथॉ का बेसिक आइडिया था कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज है ह्यूमन नेचर, मतलब इंसान बेसिकली सेल्फिश होता है, पावर सीकिंग होता है और इसीलिए स्टेट्स भी पावर सीक करती हैं। तो प्रॉब्लम इंसान के अंदर है और फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा पावर के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए। दूसरा टाइप स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म और इसका की थिंकर है केनेथ वॉल्ट्ज। वॉल्ट्ज ने अपनी फेमस बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में ये थ्योरी दी। वॉल्ट्ज ने मॉर्गनथॉ से एक इंपॉर्टेंट जगह डिसएग्री किया। वॉल्ट्ज ने कहा कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज ह्यूमन नेचर नहीं है, रूट कॉज है इंटरनेशनल सिस्टम की अनार्किक स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉब्लम इंसान में नहीं सिस्टम में है। और वॉल्ट्ज ने फोकस किया पावर की डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब कितनी पावर्स है दुनिया में और उनके बीच पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको पोलैरिटी कहते हैं। इसको साइंटिफिक रियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल अप्रोच फॉलो करता है। अब न्यू रियलिज्म के अंदर दो और डिविजन्स हैं। पहला डिफेंसिव रियलिज्म, ये भी वॉल्ट्ज का आइडिया है। डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट्स को सिर्फ उतनी पावर चाहिए जितनी सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी हो। अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा पावर सीक करे तो दूसरी स्टेट्स मिलके उसके अगेंस्ट काउंटर अलायंस बना लेती हैं। तो गोल है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन, नॉट डोमिनेंस। दूसरा ऑफेंसिव रियलिज्म और इसका प्रोपोनेंट है जॉन मेयरशाइमर। मेयरशाइमर ने अपनी फेमस बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में ये आइडिया दिया। मेयरशाइमर ने कहा नहीं, स्टेट्स सिर्फ डिफेंसिव नहीं होती, स्टेट्स मैक्सिमम पॉसिबल पावर सीक करती हैं क्योंकि सर्वाइवल इंश्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है इतना पावरफुल हो जाओ कि कोई चैलेंज ही ना कर सके। तो गोल है हेजेमनी, रीजनल या ग्लोबल डोमिनेंस। जैसे चाइना आज एशिया में हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑफेंसिव रियलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप नियो क्लासिकल रियलिज्म, ये एक इंटरेस्टिंग टाइप है। ये क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म को कंबाइन करता है। मतलब ये कहता है कि स्टेट बिहेवियर सिर्फ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से शेप नहीं होती, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। एलीट परसेप्शंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लीडरशिप, ये सब भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। की फिगर्स हैं फरीद ज़कारिया, रैंडल श्वेलर और विलियम वोल्फोर्थ। चौथा और लास्ट टाइप पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म और इसका प्रोपोनेंट है मोहम्मद अयूब। ये टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वेस्टर्न सेंट्रिक रियलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज करता है। अयूब ने कहा कि वेस्टर्न स्कॉलर्स जो रियलिज्म डेवलप करते हैं वो सिर्फ वेस्टर्न पावर स्टेट्स को माइंड में रखकर सोचते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स की सिचुएशन अलग है। उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बाहरी नहीं, अंदर से है, सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसलिए अयूब ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इनसिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा नहीं, इनसिक्योरिटी डिलेमा, मतलब थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती हैं। अयूब की फेमस बुक है द थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रेडिक्मेंट। तो फ्रेंड्स, चार टाइप्स याद करो। क्लासिकल रियलिज्म ह्यूमन नेचर प्रॉब्लम है और थिंकर हैं मॉर्गनथॉ। नियो रियलिज्म सिस्टम की स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है और थिंकर हैं वॉल्ट्ज। नियो क्लासिकल रियलिज्म स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों मैटर करते हैं और पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म थर्ड वर्ल्ड की अपनी अलग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। और अब हम देखेंगे रियलिज्म के फीचर्स और प्रिंसिपल्स। ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले 3 एसेस, ये रियलिज्म के 3 कोर टेनेट्स हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला एस स्टेटिज्म, मतलब स्टेट सबसे सेंट्रल एक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। स्टेट की सॉवरेंटी पैरामाउंट है। कोई भी बाहरी फोर्स, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की सॉवरेंटी को ओवरराइड नहीं कर सकती। स्टेट अपनी डिसीजंस खुद लेती है। दूसरा एस सर्वाइवल, हर स्टेट की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? अपना सर्वाइवल। बाकी सब मोरालिटी, कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब सेकेंडरी है। पहले अपना देश बचाओ, फिर बाकी सोचना। तीसरा एस सेल्फ हेल्प,
दुनिया में कोई भी बाहरी एंटिटी तुम्हारी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है परमानेंटली। तुम्हें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। अपनी मिलिट्री खुद बनाओ, अपनी पावर खुद बढ़ाओ, अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करो। जैसे नॉर्थ कोरिया अकेला खड़ा है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने, उसने खुद अपनी सिक्योरिटी इंश्योर की। अब देखते हैं हैंस मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स क्लासिकल रियलिज्म का फाउंडेशन है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव लॉज पे गवांड होती है, जो ह्यूमन नेचर में रूटेड हैं। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ फिक्स लॉज हैं जो ह्यूमन नेचर से आते हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ फिजिक्स में होता है, वैसे ही पावर का लॉ पॉलिटिक्स में होता है। ये हमेशा काम करता है। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए। ये मॉर्गनथाउ का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो पावर बढ़ाओ, सिंपल और डायरेक्ट। तीसरा, पावर का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली वैलिड है लेकिन परमानेंटली फिक्स नहीं। मतलब पावर का आइडिया दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी। लेकिन पावर का फॉर्म बदलता रहता है। कभी मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट होती है, कभी इकोनॉमिक पावर, कभी सॉफ्ट पावर। चौथा, पॉलिटिकल रियलिज्म मॉरल सिग्निफिकेंस को समझती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियलिज्म ये नहीं कहती कि मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वो ये कहती है कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी की एक लिमिटेड रोल होती है। मोरालिटी को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते, लेकिन उसे प्राइमरी फैक्टर भी नहीं मानते। पांचवा, एक नेशन की मॉरल एस्पिरेशंस यूनिवर्सल मॉरल लॉस के आइडेंटिकल नहीं होती। मतलब जो अमेरिका के लिए मॉरली सही लगता है, वो अफगानिस्तान के लिए सही नहीं हो सकता। हर कंट्री की अपनी मॉरल एस्पिरेशंस होती हैं जो यूनिवर्सल मॉरलिटी से डिफरेंट होती हैं। छठा, पॉलिटिकल रियलिज्म दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट से अलग है। इसका अपना ऑटोनोमस लॉजिक है। पॉलिटिक्स की अपनी अलग दुनिया है, इकोनॉमिक्स अलग है, एथिक्स अलग है, लेकिन पॉलिटिक्स अपने लॉस पे चलती है। अब कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गवर्निंग प्रिंसिपल है। ये हम जानते हैं। जीरो सम गेम ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि एक स्टेट का गेन हमेशा दूसरी स्टेट का लॉस होता है। मतलब अगर इंडिया स्ट्रॉन्गर हो जाए तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली वीकर फील करता है। दोनों साइमल्टेनियसली इक्वली पावरफुल नहीं हो सकते। बैलेंस ऑफ पावर ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने का की मैकेनिज्म है। जब कोई एक स्टेट बहुत पावरफुल हो जाए तो बाकी स्टेट्स मिलकर उसे बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। वॉर रिग्रेटेबल है लेकिन इनएविटेबल है, सिस्टम की स्ट्रक्चर की वजह से। कोई भी वॉर चाहता नहीं, लेकिन एनार्की और सेल्फ हेल्प सिस्टम को हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनाए रखता है। इंटरनेशनल लॉ और मोरालिटी वीक हैं। स्टेट्स इन्हें सिर्फ तब फॉलो करती है जब उनका खुद का इंटरेस्ट हो। जैसे अमेरिका ने यूएन रेजोल्यूशन इग्नोर करके इराक पे अटैक किया। नेशनल इंटरेस्ट आया तो इंटरनेशनल लॉ साइड पे रख दिया। और लास्ट है हिस्ट्री का साइक्लिक व्यू। वॉर होगी, फिर पीस आएगी, फिर वॉर होगी। ये साइकिल चलती रहती है। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर और आज भी रशिया यूक्रेन। साइकिल कंटिन्यूज। तो फ्रेंड्स, 3 एसेज याद करो, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स याद करो और एडिशनल फीचर्स में जीरो सम गेम, बैलेंस ऑफ पावर और साइक्लिक हिस्ट्री याद रखो। चलिए अब देखेंगे रियलिज्म के की थिंकर्स, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, थुसिडिडीज, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन। उसने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर ही सब कुछ डिसाइड करती है। जो स्ट्रांग है वो डोमिनेट करता है, जो वीक है वो सफर करता है। रियलिज्म का सबसे पुराना सोर्स यही है। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। चाणक्य, उसने मंडला थ्योरी दी। अपने नेबर्स से हमेशा सस्पिशियस रहो, उन्हें न्यूट्रलाइज करो, पावर बढ़ाते रहो। ज्योग्राफी डिसाइड करती है दोस्त कौन है, सेंटिमेंट नहीं। मैकियावेली, द प्रिंस, उसने कहा वॉर एक परमानेंट रियलिटी है और मोरालिटी को स्टेट क्राफ्ट के लिए सबऑर्डिनेट करना पड़ता है। राज चलाना है तो एंड जस्टिफाइज द मीन्स। थॉमस हॉब्स, लेवायथन, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है तो इंटरनेशनल सिस्टम एक स्टेट ऑफ नेचर है, एनर्की। इस एनर्की में हर स्टेट को सेल्फ हेल्प पे डिपेंड करना पड़ता है। अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करो। E.H. कार, द 20 Years क्राइसिस, 1939। कार ने इडियलिज्म की कड़ी आलोचना की। कहा कि लीग ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ से पीस नहीं आएगी। रियल पॉलिटिक्स में पावर और नेशनल इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं, यूटोपियन थिंकिंग नहीं। हांस मॉर्गनथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, 1948। क्लासिकल रियलिज्म का बाप। 6 प्रिंसिपल्स दिए। कोर आइडिया, नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म्स में डिफाइन करो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रेनहॉल्ड नीबर, मॉरल मैन एंड इमॉरल सोसाइटी, 1932। क्रिश्चियन रियलिज्म,
एक इंसान मॉरली बिहेव कर सकता है, लेकिन कलेक्टिव ग्रुप, स्टेट या नेशन इमोरल डिसीजंस लेता है। स्टेट से मॉरल बिहेवियर एक्सपेक्ट करना नाइव है। केनेथ वॉल्ट्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979। नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म कहता था एग्रेशन ह्यूमन नेचर की वजह से है। वॉल्ट्स ने कहा नहीं, सिस्टम की स्ट्रक्चर, एनर्की, स्टेट्स को ऐसा बिहेव करने पे मजबूर करती है। स्ट्रक्चर ड्राइव्स बिहेवियर। जॉन मीयरशाइमर, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, 2001। ऑफेंसिव रियलिज्म। वॉल्ट्स कहता था स्टेट्स सिर्फ सर्वाइव करना चाहती हैं। मीयरशाइमर ने कहा नहीं, स्टेट्स मैक्सिमम पावर सीक करती हैं। हर ग्रेट पावर रीजनल हेजेमन बनना चाहती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। यही ट्रेजेडी है। मोहम्मद अयूब, द थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रेडिकमेंट। पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म। वेस्टर्न रियलिज्म के लिए थ्रेट बाहरी होती है। अयूब ने कहा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए असली थ्रेट अंदर से है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी, वीक इंस्टीट्यूशंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड वर्ल्ड का सिक्योरिटी प्रॉब्लम अलग है। समरी ने थूसिडिडीज और कौटिल्य एंशियंट रूट्स, मैकियावेली और हॉब्स ने मॉडर्न फाउंडेशन रखा, मॉर्गनथाउ ने क्लासिकल रियलिज्म सिस्टमेटाइज किया, वॉल्ट्स ने नियो रियलिज्म दिया, मीयरशाइमर ने ऑफेंसिव टर्न लिया, गिलपिन ने हेजेमनी एक्सप्लेन की और मोहम्मद अयूब ने थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऐड किया। अब हम देखेंगे रियलिज्म और आइडियलिज्म का कंपैरिजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ऑलमोस्ट हमेशा आता है, तो ध्यान से समझो। पहला पॉइंट, ह्यूमन नेचर का व्यू। रियलिज्म कहता है ह्यूमंस सेल्फिश और पावर हंग्री हैं, पेसिमिस्टिक व्यू है। आइडियलिज्म कहता है ह्यूमंस रैशनल हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है, इसलिए दोनों के कंक्लूजन्स भी अलग हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सिस्टम की नेचर। रियलिस्ट्स के लिए सिस्टम एनार्किक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। आइडियलिस्ट्स कहते हैं ये सिस्टम रिफॉर्म हो सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और लॉज के थ्रू। एक कहता है सिस्टम फिक्स नहीं होगा, दूसरा कहता है हो सकता है। तीसरा, प्राइमरी एक्टर कौन है। रियलिज्म के लिए सिर्फ स्टेट मैटर करती है। आइडियलिज्म के लिए स्टेट के साथ इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं। यूएन, आईसीसी, ये सब आइडियलिस्ट थिंकिंग की देन है। चौथा, सेंट्रल कॉन्सेप्ट। रियलिज्म का कोर है पावर और नेशनल इंटरेस्ट। आइडियलिज्म का कोर है मोरालिटी, लॉ और कोऑपरेशन। एक पावर की बात करता है, दूसरा वैल्यूज की। पांचवा, वॉर के बारे में। रियलिज्म कहता है वॉर इनएविटेबल है, रिग्रेटेबल है, लेकिन सिस्टम की वजह से रुकती नहीं। आइडियलिज्म कहता है वॉर अवॉइडेबल है, रीजन, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। लीग ऑफ नेशंस इसी आइडियलिस्ट सोच का रिजल्ट था। छठा, इंटरनेशनल लॉ की रोल। रियलिज्म के लिए इंटरनेशनल लॉ वीक है। स्टेट्स तभी फॉलो करती हैं जब उनका खुद का इंटरेस्ट हो, वरना इग्नोर कर देती हैं। इराक पे अटैक, रशिया यूक्रेन, एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आइडियलिज्म के लिए इंटरनेशनल लॉ स्ट्रांग हो सकता है और स्टेट बिहेवियर गवर्न कर सकता है। सातवां, गोल क्या है। रियलिज्म का गोल है सर्वाइवल और सिक्योरिटी, बस इतना। आइडियलिज्म का गोल ज्यादा ब्रॉड है, पीस, जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर। एक मिनिमम चाहता है, दूसरा मैक्सिमम। आठवां, हिस्टोरिकल लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियलिज्म इंटर वॉर पीरियड में डोमिनेंट था, 1919 से 1939 तक। लीग ऑफ नेशंस, विल्सन्स के 14 पॉइंट्स, सब आइडियलिस्ट थिंकिंग है। फिर 22nd वर्ल्ड वॉर हुआ और सब कुछ फेल हो गया। इसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में रियलिज्म डोमिनेंट हुआ। आइडियलिज्म की फेलियर का डायरेक्टली रिस्पॉन्स था ये। नौवां, की थिंकर्स। रियलिज्म की तरफ मॉर्गनथाउ, वॉल्ट्स, मीयरशाइमर। आइडियलिज्म की तरफ वुड्रो विल्सन, कांट, बेंथम, ग्रोटियस। दोनों साइड्स के थिंकर्स याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। 10वां, नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल। ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। रियलिज्म एम्पेरिकल है, ये डिस्क्राइब करता है कि दुनिया कैसी है। आइडियलिज्म नॉर्मेटिव है, ये कहता है दुनिया कैसी होनी चाहिए। एक रियलिटी से डील करता है, एक आइडियल से। तो ओवरऑल याद रखो, रियलिज्म पेसिमिस्टिक, स्टेट सेंट्रिक, पावर फोकस्ड और एम्पेरिकल है। आइडियलिज्म ऑप्टिमिस्टिक, मल्टी एक्टर, वैल्यू फोकस्ड और नॉर्मेटिव है। दोनों एक दूसरे के क्रिटिक से पैदा हुए हैं और दोनों के अपने वैलिड पॉइंट्स हैं। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, और वो है क्रिटिसिज्म। चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म्स। सबसे पहली क्रिटिसिज्म, रियलिज्म सिर्फ स्टेट पे फोकस करता है। आज की दुनिया में एमएनसीज, एनजीओज, टेररिस्ट ग्रुप जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत पावरफुल हैं, इन्हें इग्नोर करना बड़ी गलती है। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नेग्लेक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ राष्ट्रपति या पीएम नहीं बनाते, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप सब इन्फ्लुएंस करते हैं।
तीसरा, स्टेट्स को यूनिटरी एक्टर मानना गलत है। स्टेट्स मोनोलिथिक नहीं होती, अंदर बहुत डिसएग्रीमेंट्स होती हैं जो पॉलिसी अफेक्ट करती हैं। और चौथा, ह्यूमन नेचर आर्ग्यूमेंट रिडक्शनिस्ट है। ह्यूमन सिर्फ सेल्फिश नहीं होते, कोऑपरेशन, ऑल्ट्रोइज्म, एम्पैथी भी एग्जिस्ट करती है। रियलिज्म सिर्फ एक साइड देखता है। एम्पिरिकल फेलियर्स। रियलिज्म कोल्ड वॉर का एंड प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। यूएसएसआर का पीसफुल कोलैप्स बिना किसी वॉर के रियलिस्ट लॉजिक के बाहर था। यूरोपियन यूनियन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी डीप कोऑपरेशन, शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस, शेयर्ड करेंसी, ये रियलिस्ट फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता। इंटरनेशनल नॉर्म्स और आइडेंटिटी की पावर को अकाउंट नहीं करता, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का क्रिटिक है। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। जब दो देश एक दूसरे के साथ डीपली ट्रेड करते हैं तो वॉर का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये लिबरल क्रिटिक है जो रियलिज्म मिस करता है। मॉरल और नॉर्मेटिव क्रिटिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियलिज्म सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकता है। अगर लीडर्स पहले से मान लें कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती हैं। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी हिस्टोरिकली फेल हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों इसके सबूत हैं। और फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, खासकर जे एंड टिकनर, कहती हैं कि रियलिज्म जेंडर बायस्ड है। ये एक मैस्कुलिन व्यू ऑफ पावर है। फोर्स, डोमिनेंस, जीरो सम थिंकिंग। विमेन के पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस इस फ्रेमवर्क में कंप्लीटली एब्सेंट है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। आयोब। रियलिज्म यूरोसेंट्रिक है। ये यूरोपियन ग्रेट पावर्स के एक्सपीरियंस पे बिल्ड हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स सिविल वॉर्स, सेपरेटिज्म और स्टेट बिल्डिंग क्राइसिस फेस करती हैं। ये एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा डेंजरस हैं। और सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट जो रियलिज्म ने सेंट्रल है, थर्ड वर्ल्ड पे अप्लाई नहीं होता। वहां सिक्योरिटी डिलेमा नहीं, इनसिक्योरिटी डिलेमा है। प्रॉब्लम बाहरी थ्रेट नहीं, अंदर की वीकनेस है। तो ओवरऑल रियलिज्म एक पावरफुल थ्योरी है लेकिन इनकम्प्लीट है। ये पावर और सर्वाइवल एक्सप्लेन करता है लेकिन कोऑपरेशन, आइडेंटिटी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और थर्ड वर्ल्ड रियलिटीज को मिस करता है। हर थ्योरी की अपनी लिमिट्स होती हैं और रियलिज्म भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो ये था हमारा पूरा सेशन रियलिज्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।